तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड में वेक्टर बी इंटू साइन थीटा क्रॉस में एन कैप। एन कैप जो है आपका यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है। तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए और बी को हम दोनों को इंटरचेंज कर दें तो बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। ठीक, तो ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर सेम वेक्टर हो तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। ठीक, यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, अगर हम इन दोनों को सेम कर दें यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक, अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो जाए तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मतलब जो सेम वेक्टर होंगे वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल होगा वो तो हो जाएगा 0। और आपको पता है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका वैल्यू हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक, ये भी आप ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये भी ये सारा प्रॉपर्टी ये बेसिक फॉर्मूला से ही डिराइव किया गया है। ठीक, तो अगर आप इसको याद रखना हो तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए। यहाँ देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप जैसे करेंगे तो अगला वाला टर्म क्या मिलेगा, के कैप। ठीक, तो यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो अगला वाला टर्म मिल जाएगा के कैप। ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो अगला वाला टर्म मिल जाएगा यानी कि आई कैप। फिर के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा आपका जे कैप। ठीक, तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस में जे कैप। यानी कि अगर हम इसी का रिवर्स कर दें तो बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारा इसके सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही मिलता जुलता है, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, सो आई होप कि आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो फंडा है ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है एक अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से दे दिया हो, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड वेक्टर बी गिवन हो आपका b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो आप वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालना हो तो ये सिंपल हम लोग लिख देते हैं, जो आई जे के कैप है, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब मैट्रिक्स हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग इसको तो हम इसको ए क्रॉस बी को निकालना हो तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, 3x3 का जिसका ऑर्डर होता है। तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिख देते हैं a1 a2 a3 और यहाँ पे b का यानी b1 b2 b3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें a क्रॉस b का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, यहाँ पे वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए प्लस बी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। यानी कि हम यहाँ पे आपको लिख करके बता देते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is less than or equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B. This is the triangle inequality. ठीक, काफी बेसिक फॉर्मूला होता है और इस पे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है पॉइंट ए बी सी, यहाँ पे वेक्टर ये क्या है वेक्टर ए बी, ये क्या है वेक्टर ए सी, ठीक, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये मान लेते हैं यहाँ पे ए बी से ए सी बन रहा है तो ये थीटा एंगल है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू वाइड, जो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, सेम वही चीज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में हो जाएगा। तो हाफ, क्योंकि एरिया आपको पता है हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो हाफ बेस कितना है ए बी वेक्टर। अब यहाँ पे डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो क्रॉस में ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, सेम ये चीज है एरिया ऑफ ट्रायंगल की जैसा। यहाँ पर हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है, ठीक। इसका डायगोनल, ठीक, इसका डायगोनल ये पॉइंट मान लेते हैं डी है, इसका डायगोनल में क्या है वेक्टर ए डी है, और ये डायगोनल क्या हो जाएगा वेक्टर बी सी है, ठीक। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखा हुआ है ए सी वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए सी क्या है आपका वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी, ठीक। इससे हम वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है क्या, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड में ये डायगोनल, ठीक, डायगोनल क्या मतलब बी सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक, ये होता है। यानी कि हम इसको जनरल में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मैग्नीट्यूड में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लेग्रेंजेस आइडेंटिटी, ठीक। तो लेग्रेंजे आइडेंटिटी भी, जैसे ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कैसे हम लोग निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका होता है लेग्रेंजेस इनइक्वालिटी, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका 3 वेक्टर दिया रहता है, ठीक, ट्रिपल से नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर ए जो दिया हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर बी जो दिया आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक। ये जो आपका है स्क्वायर ब्रैकेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, ठीक। इसको कैसे निकालते हैं, तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि पहले इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इस ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इससे हमको निकालना हो इसका वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, पहले a1 का कोफिशिएंट पूरा लिखेंगे, फिर b1 का, फिर b का, फिर c का, यानी कि डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। सो आई होप कि आपको ये पूरा आज का डिस्कशन अब तक का क्लियर हुआ है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आगे हम देखते हैं इसके आगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, तो इसको नोट कर लिए जल्दी से।